हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आपका अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चे, आज हमारी बिजनेस स्टडीज की क्लास है और हम लोगों ने लास्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट किया था बिजनेस स्टडीज के अंदर, चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम समझ चुके हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है और इसके क्या फीचर्स हैं। एंड आई होप आप सभी को वो वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो बच्चे, आज हम इसके आगे का टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। सो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार आज का टॉपिक क्या है। सो बच्चे, आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि आखिरकार ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ना है। वाला जो टॉपिक है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स डायरेक्टली ही पूछा जाता है। मींस वो सिंपल आपको बता देंगे कि यही वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है और 6 नंबर में, मतलब 6 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1.3 नंबर की वेटेज भी रखता है इसके अंदर। और अभी अभी जो हमारा एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी इसका क्वेश्चन था, और जो टॉपिक हमने कल कवर अप किया उसका भी क्वेश्चन हमारे पास इस साल बोर्ड एग्जाम में था। बट वो वाला जो टॉपिक है वो केस स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसकी केस स्टडी भी आ जाती है। बट ये वाला टॉपिक मोस्ट ऑफ द टाइम्स डायरेक्ट ही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिरकार हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए बच्चे, यहाँ पर मैं एक एक करके आपको पॉइंट समझाऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी ना जो सिग्निफिकेंस वाला जो हमारा पार्ट है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी कि क्या चीज क्या कह रही है। देखिए, तो हमारा पॉइंट है प्रोवाइडिंग द मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियलिटी। अब पहले तो हेडिंग को ही समझना बहुत जरूरी है कि भाई ये हेडिंग जो इतनी लंबी चौड़ी है, ये हेडिंग क्या कहती है। ये कहती है कि भाई अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को समझते हो ना, अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको पता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आपने स्टडी किया है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में, तो ये आपकी इंसाइट्स, मतलब कि आपकी जो सोच है, आपने अगर अपने ख्याल में, अगर आपने दिमाग में आपने कोई प्लान बना रखा है, तो ये आपको उस रियल वर्ल्ड सिचुएशन तक पहुंचाने में मदद करेगा। मींस ये आपके थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट करने में मदद करेगा, अगर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की पूरी नॉलेज है तो। ठीक है, जैसे होता है ना कि यार हम लोग अपने माइंड में बहुत सारे एम्बिशंस लेकर बैठे होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं हमारे, बट उन ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो जिसके अंदर वो पैशन होगा, जिसके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं यार, वो जोश होगा कि नहीं यार मुझे करना है, तो वो क्या करेगा, अपने उस ड्रीम के ऊपर वर्क करेगा, उसके ऊपर स्टडी करेगा। और जितना ज्यादा आप उसके ऊपर वर्क करोगे, आप स्टडी करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा तो आप रियलिटी में उस चीज को कर पाओगे। तो बिल्कुल यही कहते हैं हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। हमने बहुत सारी कॉर्पोरेट मूवीज देखी हैं, हमें वहां पे लगता है कि अच्छा यार हाँ ऐसा कर सकते हैं, बट जब हम रियलिटी में कदम रखते हैं तो हमें जब दिखता है ना कि यार ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, तो हम ना स्टेप पीछे ले लेते हैं। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको उन्हीं सब चीजों की नॉलेज देते हैं। तो देखिए आगे क्या लिखा है। सो दीज प्रिंसिपल्स इंक्रीजेस द मैनेजर्स एबिलिटी, द नॉलेज and the understanding of the managerial situation and circumstances। अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को डीपली स्टडी करते हैं तो ये एक मैनेजर की एबिलिटी को बढ़ाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाता है, उसकी समझ को बढ़ाएगा, उसकी नॉलेज को बढ़ाएगा कि जो भी मैनेजरल सिचुएशंस आती हैं या जो भी सर्कमस्टांसेस आ सकती हैं उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ कुछ केस स्टडीज होती है, जो लोग रिसर्च वर्क में रहते हैं तो वो लोग केस स्टडीज डेवलप करते हैं, तो केस स्टडी की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि यार ये एक प्रॉब्लम है तो इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, These principles enable the managers to learn from the past mistakes। देखो, हम अपनी पुरानी गलतियों से ना बहुत कुछ सीखते हैं, और कहते हैं कि जो बंदा गलती करता नहीं है वो कुछ सीखता भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे जब तक आप गिरोगे नहीं तो उठना कैसे सीखोगे। एक बच्चा जब गिरता है तो संभलना भी तो तभी सीखता है ना। अगर आपको लगता है कि यार सब कुछ आपकी जिंदगी में सही हो रहा है, तो बच्चे मैं कहूंगी कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। हमेशा सही होना भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप गिरते हो
तो ही आप उठने की प्रोसेस को सीखोगे। अगर दुःख है तो ही सुख है, अगर दुःख नहीं होगा तो सुख का एहसास भी नहीं होगा। तो यहाँ पर वो यही कहते हैं कि जब हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम ये सीखते हैं कि कैसे पुरानी गलतियों से सीखा जा सकता है। और अगर आपने कोई एक गलती पहले कर दी होगी और दोबारा आपके सामने वही सिचुएशन आएगी ना, तो आप उससे सीख चुके होगे, आप दोबारा वो गलती नहीं करोगे। एक बार आप अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे, जाने-अनजाने आपको एक डिस्ट्रैक्शन मिल गया, आपका दिल, दिमाग कहीं खो गया, आप उस तरफ चले गए। जाने की वजह से कहीं न कहीं आप अपने ड्रीम से पीछे भाग गए और पता चला कि वहाँ पर धोखा, धोखा, धोखा। तो जब एक बार इंसान धोखा खा लेता है तो क्या फिर दोबारा वो गलती करता है क्या? दोबारा फिर आप गलती नहीं, वो आपकी चॉइस है फिर कि आपने अपनी मर्ज़ी से वो काम किया है फिर। तो वो यही कह रहे हैं कि बच्चे, ये मैनेजर्स को बताते हैं कि भैया अपनी पुरानी गलतियों से सीखो। आपने कभी डिसीज़न लिया, आपको लगा कि वो डिसीज़न गलत लिया गया, तो अगली बार उसी सिचुएशन में आपको क्या करना है ये आप सीख चुके होगे। तो जब आप सीख चुके होगे तो अपनी आने वाली प्रॉब्लम्स को, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होगे, रिकरिंग मतलब होने वाली जो प्रॉब्लम्स है, जो हो रही हैं, जो होती रहती हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप बहुत क्विकली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि अब आपके पास एक्सपीरियंस जुड़ चुका होगा। ठीक है? जो धोखा है वो एक्सपीरियंस जोड़ता है। हाँ जी, उसके बाद इट इंक्रीजेस द मैनेजरल एफिशिएंसी। और भाई जब आप टाइमली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाओगे, चीज़ों को सही करना सीख जाओगे, तो एफिशिएंसी अपने आप ही बढ़ जाएगी ना। अब देखो, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो क्या होता है, जनरली जिसके फादर बिजनेसमैन होते हैं, आगे जनरली जो उनके बच्चे होते हैं वही उस बिजनेस को आगे लेकर जाते हैं। ठीक है? तो अब पेरेंट्स क्या करते हैं, मतलब जो फादर हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को काम सिखाने के लिए डेली के डेली उसको छोटा-मोटा काम पहले सौंपना शुरू करते हैं। मतलब जो डेली रूटीन वर्क है उसको सौंपना शुरू करेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो बच्चा धीरे-धीरे उस काम को सीखेगा कि अच्छा पापा ये जो बिज़नेस चलाते हैं, इसमें उनके सामने क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती होंगी। एक दिन उन्होंने कहा कि आज ना बेटा मैं ज़रा बाहर टूर पे जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, आपको आज बिज़नेस सँभालना है। अब वो बच्चा जो ट्रेनिंग पे था इतने दिनों से, आज उसके हाथ में सारी बागडोर आ चुकी है। तो उसने कहीं न कहीं अपने ट्रेनिंग पीरियड में सीखा होगा कि जब पापा के सामने ये प्रॉब्लम आई तो उन्होंने इसका सॉल्यूशन इस तरीके से निकाला था। तो उसने सीखा। या हो सकता है उसने भी कोई एक डिसीजन लिया, पापा कह के गए थे 1 दिन का टूर, वो 3 दिन के टूर में हो आए। वो 3 दिन का टूर उन्होंने कर लिया। अब उसने जब पहले दिन जो डिसीजन लिया भाई वो गड़बड़ हो गया। दूसरे दिन जब उसे फिर वो डिसीजन लेना पड़ा, तो वो सीख चुका था पहले वाले दिन से कि ये काम हमें नहीं करना। तो यहाँ पर आप देख नहीं रहे हो कि धीरे-धीरे हम सीखते हैं। अपने पास्ट मिस्टेक से हम अपने फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यही कहता है कि मैनेजर्स इसी तरीके से जब सीखेगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इसका एग्जांपल उन्होंने भी यही बोला दैट बाय डेलीगेटिंग द रूटीन वर्क टू द सबऑर्डिनेट्स, यानी कि अपने डेली रूटीन का काम जब हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट को सौंप देते हैं और खुद जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उसमें दिमाग लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, ओवरऑल मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, क्योंकि सभी अपने अपने काम को करना सीख जाते हैं। ठीक है? आई होप आपको पहले वाला पॉइंट अच्छे से समझ आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एक्चुअली जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 2 पॉइंट्स को कह सकते हो कि कंबाइन करके उन्होंने एक पॉइंट बनाया हुआ है। पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ही लिखा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, नीचे ए और बी पार्ट करके आप एक साथ लिख सकते हो, बस पॉइंट्स को कंबाइन कर दीजिएगा। ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। बच्चे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में एफिशिएंसी पढ़ा है ना, तो सारे बच्चे चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं, तो सभी को एफिशिएंसी का मतलब पता है अब कि एफिशिएंसी क्या होती है। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, यानी कि कम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट जनरेट करना इज एफिशिएंसी, यानी कि अपने रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करना कि भाई मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। वो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हम सभी लोग बाल धोने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, हम सभी के घर में शैम्पू की बोतल आती है। ठीक है? तो ऐसा ही हुआ कि एक बच्चा नहाने के लिए गया और जब वो शैम्पू कर रहा था तो उसने देखा, यानी कि तो उसने देखा कि शैम्पू की बोतल में शैम्पू खत्म हो गया है। तो उसने तुरंत अपनी मम्मी को आवाज लगाई, मम्मी 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 शैम्पू खत्म हो गया, शैम्पू खत्म हो गया। मम्मी ने कहा खत्म हो गया? हाँ मम्मी देखो खत्म हो गया। उसने शैम्पू की बोतल मम्मी को पकड़ाई, मम्मी ने कहा खत्म हो गया, रुको। मम्मी ने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, उसको थोड़ा सा हिलाया और बच्चे को वापस पकड़ा दिया। उसके बाद जब बच्चे ने उसको खोला और फिर से उसके अंदर से शैम्पू चेक किया तो भाई उसके बाल धुल गए।
उसे जो लग रहा था कि भाई शैम्पू तो खत्म हो चुका है, मम्मी ने जुगाड़ लगाया, मम्मी ने उसमें पानी डाला और उसको हिला कर दिया, तो एक बार नहीं बल्कि एक बार और वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखा, दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव कि यहाँ पर हमने सोच लिया था कि हमारा रिसोर्स खत्म हो चुका है, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल इस तरीके से किया कि हमें मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट मिल गया। यानी कि अभी 2 यूसेज के लिए हम नया शैम्पू इस्तेमाल करते हैं ना, हम एक नई बॉटल निकालते, बट अभी पुरानी बॉटल नहीं हमारा काम चला दिया। तो देखो ना, तो यही तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का काम है कि हम अपने रिसोर्सेस को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि हमारे यहाँ पर जो रिसोर्सेस इस्तेमाल हो रहे हैं वो हमें मैक्सिमम बेनिफिट देंगे और कॉस्ट कैसी लगेगी, मिनिमम। सो दिस इज एफिशिएंसी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें वो समझ दे देते हैं कि भाई बिल्कुल भी हमें अपने रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं करनी है, हमें कम रिसोर्सेज में भी मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना है। ठीक है, चलो अभी होगा कैसे। सो प्रिंसिपल्स इक्विप्स द मैनेजर्स टू फोरसी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स ऑफ देयर एक्शंस एंड डिसीजन। हम पढ़ के आ चुके हैं ना कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होते हैं, कि जब हम किसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो हमारे ये प्रिंसिपल हमें बता देते हैं कि आप जो प्रिंसिपल अप्लाई करने जा रहे हो इसका क्या लाइकली इफेक्ट हो सकता है। तो जब हम ये चीज पहले से ही देख पा रहे हैं, फोरसी यानी कि पहले से ही देख पा रहे हैं कि हमारे एक्शन और डिसीजन का क्या रिजल्ट निकलने वाला है, तो हम पहले से ही सावधान हो जाते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होती। ठीक है जी, ओके। अगला है जी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, जो हमारा काम धाम चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो सही से चलता रहे। अब देखो, मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था डेलीगेशन का, कि पिताजी ने अपने बेटे को अपने टूर पे जाने से पहले अपने बिजनेस की चाबी पकड़ाई थी कि आपको संभालना है, लेकिन अब चाबी पकड़ाने के बाद ऐसे भी तो हो सकता था ना कि बच्चा अपनी मनमानी कर जाता, बच्चा कुछ गलत काम कर जाता। तो यहाँ पर पिताजी ने उसके लिए कुछ लिमिट सेट कर दी थी कि बच्चे आप बिजनेस को चलाओगे अभी 1-2 दिन, लेकिन आप जो भी डिसीजन लोगे उसके बारे में पहले मुझे इन्फॉर्म करोगे। आप यहाँ पर कुछ भी करोगे एक बार पहले आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। जो डेली का रोजमर्रे का काम है वो तो आप कर लो, लेकिन अगर कोई मेजर डिसीजन है, पैसों से रिलेटेड है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, तो एक बार आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। यानी कि यहाँ उन्होंने उसके डिसीजन लेने की बाउंड्री सेट कर दी है, एक लक्ष्मण रेखा तय कर दिया कि इसको पार नहीं करना, और जब उसको पार नहीं किया जाएगा तो काम अच्छे से होगा, कोई भी वर्कर या कोई भी एम्प्लॉय कुछ गलत काम नहीं करेगा। तो यहाँ उन्होंने यही बोला कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहीं ना कहीं लिमिट सेट कर देते हैं, बाउंड्री सेट कर देते हैं मैनेजरल डिस्क्रिएशन की, यानी कि किस हद तक आप अपनी मनमानी कर सकते हो। मनमानी करो लेकिन एक लिमिट तक। आपके पास जितनी अथॉरिटी है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास जितनी अथॉरिटी, हमने आपको उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उसके हिसाब से ही आपको काम करना, उसको क्रॉस नहीं करना। सो दैट देयर डिसीजंस मे बी फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस, कि भाई आप कोई भी अगर डिसीजन ले रहे हो तो अपने आप को सोच के मत लो। आप ये मत सोचो कि इस चीज के लिए, इस चीज को करने से मुझको फायदा होने वाला है। नहीं बच्चे, आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स भी हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, कि कभी भी अगर कुछ ऐसा मतभेद होता है तो यहाँ पर ये सोचा जाता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन से उसके कस्टमर्स जुड़े हैं, उसके सप्लायर्स जुड़े हैं, उसके इन्वेस्टर्स जुड़े हैं, तो हम एक की वजह से इन सभी के साथ गलत नहीं कर सकते, तो हम प्रायोरिटी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी हुआ खत्म। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। अब हमारा थर्ड पॉइंट है साइंटिफिक एंड थॉटफुल डिसीजन, भी आप इसे कह सकते हो, यानी कि साइंटिफिक डिसीजंस। हमारे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम यहाँ पर कोई हिट एंड ट्रायल अप्रोच के हिसाब से नहीं चलते कि चलो भाई हाँ एक कॉइन उछाला, हेड आया तो ये करेंगे, टेल आया तो ऐसे करेंगे ना। हम ये काम नहीं कर सकते यहाँ पर। हम यहाँ पर जो भी डिसीजन लेते हैं वो सोच समझ के लेते हैं। आप खुद बताओ, आप अपना एक बिजनेस चला रहे हो, क्या आप उसे एक ट्रायल बिजनेस की तरह चला सकते हो? क्या आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी होगी तो उस इन्वेस्टमेंट को कौन चाहता है कि डूब जाए? हाँ, रिस्क फैक्टर जरूर रहता है, लेकिन जानबूझकर अपने बिजनेस को डुबोना कोई नहीं चाहता। तो जब भी आप अपने बिजनेस के लिए कोई डिसीजन लेते होगे तो उसके बारे में पहले सोच विचार करते होगे ना। तो यहाँ पर मैनेजमेंट
मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी यही कहते हैं कि यहाँ जो डिसीजन लिया जाता है वो किसी के भी पर्सनल इंटरेस्ट को सोच के नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर सोचा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बिजनेस के बारे में, और वो लॉजिक्स पे बेस्ड होगा। ठीक है, इट हेल्प्स इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग, यानी कि यहाँ पर ये हमारी मदद करते हैं कि हम किस तरीके से अपने डिसीजंस को ले सकते हैं। याद है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक बेटा दुखी चेहरे के साथ अपनी मम्मी के पास गया और अपनी मम्मी को अपने दिल की कहानी बताता है, तो मम्मी उसके साथ कुछ शेयर करती है, कुछ सॉल्यूशन बताती है, तो वहां से उसे कुछ गाइडलाइंस मिलती है और उन गाइडलाइंस की हेल्प से वो सही डिसीजन लेता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे अपने करियर को लेकर भी बहुत परेशान होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करते हैं या जो अपने टीचर्स होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, तो उनकी गाइडलाइंस कहीं ना कहीं उनकी मदद करती है एक सही डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल वही गाइडलाइंस ही तो है हमारे मैनेजर्स के लिए, जहां पे वो थॉटफुल डिसीजंस ले सकते हैं। एम्फेसाइज ऑन लॉजिक, These principles emphasize on logic rather than the blind faith. आंख बंद करके यहाँ पे विश्वास नहीं किया जाता है चीजों पे, यहाँ पर लॉजिक्स पे वर्क किया जाता है कि क्या है एक्चुअल चीज, क्या है एक्चुअल फैक्ट्स, क्या है। तो यहाँ पर चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व किया जाता है। हमने देखा कि हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हम जितना उसको रॉ मटेरियल पहले दे रहे थे, उसी रॉ मटेरियल में पहले वो हमें 1000 यूनिट प्रोड्यूस करके दे रहा था, अब कह रहा है कि 990 यूनिट से प्रोड्यूस होंगी। हमने उससे कारण पूछा तो उसने कहा कि 10 यूनिट पता नहीं क्यों पीछे से ही शायद रॉ मटेरियल कम आ रहा है, 10 यूनिट में रॉ मटेरियल कम पड़ जाता है। तो हमने यहाँ आंखें बंद करके इस पे विश्वास नहीं किया, हमने चेक किया कि रीजन क्या है। हमने चेक किया कि रॉ मटेरियल की कमी नहीं थी, आपकी मशीनरी में कुछ कमी है जो अब रॉ मटेरियल ज्यादा कंज्यूम कर रही है। तो यहाँ हम लॉजिक्स पे काम करते हैं, आंख बंद करके चीजों पे विश्वास नहीं किया जाता। These decisions are free from the bias and prejudice, which means कि यहाँ पर कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए किसी का। प्लस भाई आपकी एक फीलिंग है किसी चीज की डिसलाइकिंग की, कि आप किसी चीज को नापसंद करते हो, तो अपनी नापसंद को आप ऑर्गेनाइजेशन की नापसंद बनाओ, ये गलत बात है। तो ये यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पे जितने भी डिसीजंस होते हैं, दीज आर द ऑब्जेक्टिव वन, ये ऑब्जेक्टिव से बेस्ड होते हैं। सिचुएशन का पूरा असेसमेंट किया जाता है, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, यानी कि बारीकी से उसे चेक किया जाता है, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ। साथ में मैंने फोर्थ पॉइंट भी लिख ही दिया था क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा खास चीजें नहीं थी। नेक्स्ट, आपने जब अभी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के फीचर्स पढ़े, उसमें हमने एक फीचर पढ़ा था फ्लेक्सिबल, उसी से निकला ये फोर्थ पॉइंट। क्या है देखो, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हमारे बिजनेस एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं, हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारी मदद करते हैं कि उन चेंजेस के साथ हम भी कदम से कदम मिलाकर चलें। हमें भी खुद को चेंज करना होगा। अगर हम दुनिया के साथ नहीं चलेंगे, मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बात कहती हूँ कि बच्चे अगर आप दुनिया के साथ नहीं चलेंगे, अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे वक्त के साथ, तो आप दुनिया की भीड़ में बहुत पीछे रह जाओगे। वो भीड़ आगे निकलती चली जाएगी और तुम पीछे रह जाओगे, ऐसे हाथ हिलाते रह जाओगे और उस भीड़ में तुम्हें कोई देखने वाला नहीं होगा। लेकिन वहीं पर तुम खुद के अंदर बदलाव लाओगे, पॉजिटिव चेंजेस की बात कर रही हूं, आप पॉजिटिव चेंजेस लेकर आओगे, खुद को बदलोगे, खुद को आगे बढ़ाओगे, तो वो भीड़ तुम्हारे पीछे होगी। फिर ये नहीं कि तुम कुछ चुरा के भागे होगे, भाई तुमने कुछ ऐसा काम कर दिया होगा, तुम उस मुकाम तक पहुंच गए होगे कि अब लोग तुमसे मिलना चाहेंगे। तो यहाँ पर वो यही कहना चाहते हैं कि भाई मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल टू अडेप्ट टू द डायनामिक बिजनेस एनवायरमेंट। अब आप सभी को पता है ना कि हमारा बिजनेस एनवायरमेंट कितना डायनामिक है। कभी यहाँ कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, कभी सप्लायर प्राइसेस बढ़ा देता है, कभी गवर्नमेंट कोई नया टैक्स हमारे ऊपर इम्पोज कर देती है। तो बहुत ही डायनामिक है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हमें खुद को उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, चेंज करना है। एंड इट कैन बी मॉडिफाइड, ये हेल्प करते हैं कि हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हम चेंजेस ला सकते हैं। एंड दीज प्रोवाइड एन इफेक्टिव एंड डायनामिक लीडरशिप। और ये पता है क्या करता है, हमारे मैनेजर्स को डायनामिक लीडर्स बनाने में हेल्प करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बदलाव लेकर आना है, हम उस बदलाव को इंप्लीमेंट कर सके। भाई घर का अगर कोई एक मेंबर ऐसा होगा ना जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को बदलता होगा, यानी कि समय के अनुसार जो अगर खुद को बदल रहा होगा, तो पूरे घर को बदल डालेगा। सिर्फ एक इंसान के सही होने की जरूरत है तो पूरे घर को सही कर सकता है। जैसे कहते हैं ना कि एक गलत इंसान पूरे घर को डुबा देता है, ऐसे ही एक घर में एक सही इंसान
एक घर को आगे तक भी बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि जब हम इस तरीके से चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे इफेक्टिव लीडर्स बनते हैं, डायनामिक लीडर्स बनते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे तक ले जाते हैं। तो आई होप कि आपको दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अगले 2 पॉइंट्स की तरफ। सो हमारा 5th पॉइंट है फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमसे पूरी करवाते हैं। जैसे कि एक प्रिंसिपल है इक्विटी। अब नाम से पता चल रहा है इक्विटी यानी कि समानता के बारे में बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर एक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। एक मैन और विमेन अगर एक सेम जॉब पोजीशन पे काम करते हैं, उनका वर्क प्रोफाइल अगर सेम है तो दोनों की पे भी सेम होनी चाहिए। किसी भी बेसिस पर किसी के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो। सो दिस इज इक्विटी। तो कहीं ना कहीं क्या हम लोगों के साथ सही व्यवहार करके क्या हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं? चलो एक और एग्जाम्पल देती हूँ। एक प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि एम्प्लॉय को हम पैसा दे रहे हैं उनके काम के बदले में। तो यहाँ पर इस प्रिंसिपल में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, किसी भी एम्प्लॉय को इतना पैसा तो जरूर मिलना चाहिए जो उसको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे। तो क्या ये सही बात नहीं है? बिल्कुल सही है। क्या ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की जा रही है? सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं हमारी मदद करते हैं कि ये जो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक जिम्मेदारी बनती है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे वर्कर्स के टुवर्ड्स, हमारे एम्प्लॉयज के टुवर्ड्स, हमारे कस्टमर्स के टुवर्ड्स हो या हमारे इन्वेस्टर्स के टुवर्ड्स, हमें वो पूरा करना है। ठीक है। So the increased awareness of the public forces the business, especially the limited companies, to fulfill their social responsibility. और आजकल जो हमारी जनता है वो इतनी ज्यादा अवेयर हो चुकी है कि वो फोर्स करती है लिमिटेड कंपनीज को, भाई अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करो, नहीं करो तो तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा, है ना? So management principles and the management theory have also evolved in response to these demands. और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे बहुत सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट थ्योरीज डेवलप की गई, जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि किस तरीके से हम सोसाइटी के लिए भी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। बच्चे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये कोर है मैनेजमेंट थ्योरी के, यानी कि कहते हैं ना दिल, ये दिल है उस मैनेजमेंट थ्योरी का। अब आपने देखा होगा कि आप जैसे क्लास 12 पास करोगे, उसके बाद आप प्रोफेशनल कोर्सेज में एंटर करोगे, आप मैनेजमेंट कोर्सेज में एंटर करोगे, तो वो लोग एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं आपसे। अब उस टेस्ट के अंदर वो पूछते ही आपसे ऐसे सवाल है जिससे वो चेक कर रहे हैं कि आपको मैनेजमेंट की कितनी जानकारी है। वो जो टेस्ट डिजाइन किए जाते हैं, जो क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं, वो इसी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मैनेजमेंट है ये हमारी ट्रेनिंग, हमारी एजुकेशन, हमारी रिसर्च से जुड़ा है। सो दे आर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। आप जब भी किसी प्रोफेशनल कोर्स में एंटर करोगे जो बिजनेस से जुड़ा है, यानी कि MBA करते हो, BBA करते हो, तो जब आप ऐसे कोर्सेज में एंटर करोगे तो आपके करिकुलम का पार्ट होंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। जैसे जब कोई बच्चा मैथ्स पढ़ने लगता है तो उसको काउंटिंग सिखाई जाती है ना, तब फिर सम्स के ऊपर आते हैं। ऐसे ही आपको मैनेजमेंट में एंटर कराने से पहले आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं कि भाई पहले तुम इनका ज्ञान लो, उसके बाद तुम आगे बढ़ोगे। तो ये आपके बिगिनर्स लेवल पर आपके कोर्स का पार्ट होंगे। तो भाई कितने इंपॉर्टेंट है ना मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारे लिए, कि हमारी वो पहली सीढ़ी है आगे बढ़ने के लिए। तो हमें तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग तो हमें लेनी पड़ेगी, है ना। सो ये थे हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी पिछले टॉपिक की तरह बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। और बच्चे मैं यही कहूंगी कि प्लीज इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक भी कहीं ना कहीं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ठीक है। सो बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में हम एक नए मेंबर से मिलने वाले हैं, तो उस मेंबर के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगी। सो उसका इंतजार करिएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में उस नए मेंबर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।